दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो परिचय से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का अर्थ राष्ट्रों के बीच संबंधों के नियमन हेतु नैतिकताओं या आचार संहिताओं से है। आज का संसार अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय समुदायों में बंटा है। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं। इन्हें कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था की मूल विशेषता राष्ट्रों की प्रभुता संपन्न समता है। प्रभुता संपन्न समता की वर्तमान अवधारणा मुख्यतः यूनाइटेड नेशंस चार्टर से ली गई है। प्रभुसत्ता संपन्नता राजनीतिक सिद्धांत का शब्द है। यह एक राष्ट्र द्वारा अपने राजनीतिक समुदाय के पिंडीकरण के तौर पर प्राप्त सर्वोच्च प्राधिकार या शक्ति है। प्रभुसत्ता संपन्नता लोगों की इच्छा को प्रस्तुत करती है, जो सिद्धांत रूप से सर्वोच्च व निर्बाध है। यह सर्वोच्च राजनीतिक प्राधिकार है जिसका प्रयोग राष्ट्र अपनी सीमा के भीतर किया जाता है। राष्ट्र द्वारा अपनी सीमा के भीतर किया जाता है। राष्ट्र इन शक्तियों का प्रयोग अन्य राष्ट्रों के किसी प्रकार के प्रतिबंधों के बिना करते हैं। यह राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। इन अर्थों में राष्ट्र को सरकार से अलग करके देखना होगा। सरकारें अस्थायी होती हैं और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए शासन में रहती हैं, और गणतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों के बाद पुरानी के स्थान पर नई सरकार आ जाती है। तथापि राष्ट्र अस्थायी होता है। वह तब तक जीवित रहता है, यानी कि बना रहता है, जब तक कि वह राजनीतिक समुदाय जीवित रहता है जिसका यह प्रतिनिधित्व रहता है। राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री प्रभुसत्ता संपन्नता का सामान्यतः 3 संदर्भों में प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधिक परिप्रेक्ष्य से यह पारस्परिक मान्यता के अर्थ देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्र एक दूसरे को देते हैं। राष्ट्र की घरेलू नीति के संदर्भ में यह विधिक व संवैधानिक प्राधिकार के सर्वोच्च स्रोत का अर्थ देता है। आनुभाविक दृष्टि से इसका अर्थ गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों पर एक पक्षीय नियंत्रण का प्रयोग तथा नीतियों को एक पक्षीय रूप से बनाने की प्रभावी क्षमता से है। राष्ट्र तथा सरकार। राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राष्ट्र तथा सरकार शासन के बीच अंतर करते हैं। राष्ट्र एक समूह है जो स्वयं को लोग सोचता है, सामान्यतः इसलिए कि उनमें कई बातें सवाल होती है। इनमें साझे वाली सीमा, इतिहास, संस्कृति। भाषा, धर्म। भाषा, धर्म तथा जीवन शैली शामिल होती है। सरकार प्रशासन का अर्थ जरा संकुचित होता है, जो उन संवैधानिक प्रबंधों को बताता है जो यह तय करता है कि राष्ट्र को कैसे शासित किया जाए। यह सरकार की उस मशीनरी को बताता है जो एक निश्चित सीमा क्षेत्र में जीवन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार हम ऑस्ट्रियन शासन या ऑस्ट्रियन राष्ट्र लोगों के बीच या थाईलैंड शासन तथा थाईलैंड लोगों राष्ट्र के बीच अंतर कर सकते हैं। आधुनिक राष्ट्र ज़्यादातर राष्ट्र राज्य हैं। राज्य प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे हैं, तथापि इतिहास में आधुनिक काल से पहले देश ज़्यादातर साम्राज्य या राजतंत्र थे।
जो राष्ट्रवाद के बोध के स्थान पर शासक वंश के प्रति स्वामी भक्ति से एक साथ बंधे थे। इतिहासकार राष्ट्रवाद का तो नहीं, राष्ट्र राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी से मानते हैं। राष्ट्र राज्यों के लिए पहले आंदोलन इटली तथा जर्मनी में हुए और बाद में विश्व के अन्य भागों में फैल गए। राजनीतिक विचारक राष्ट्र देश और राज्य देश शब्दों के बीच अंतर करते हैं। एक राष्ट्र के बारे में बात करते हुए जोर उस सामान्य परंपरा पर रहता है जिसमें देश के लोग साझीदार होते हैं और जो उनके राष्ट्रीयता या राष्ट्रत्व के बोध का आधार बनते हैं। कुछ लेखकों का तर्क है कि कुछ देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अनेक राष्ट्रों से बने हैं और वे बहुराष्ट्रीय समाज हैं। वे समाज जिनमें बहुत अधिक अप्रवासन है बहुराष्ट्रीय माने जाते हैं। बहुराष्ट्रीय देशों में विभिन्न समूहों में गृह युद्ध होने की आशंका रहती है। यह बात हाल के वर्षों में केंद्रीय अफ्रीका के बारे में विशेष रूप से सत्य साबित हुई है। यहाँ विभिन्न लोग सरकार का नियंत्रण पाने के लिए लड़ते रहते हैं या वर्तमान सरकार से संबंध विच्छेद कर लेते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, यह प्रश्न हमें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के मुद्दे तक ले जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्र तथा देश समानार्थक शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इस अध्याय में हम अदल बदल कर 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे, राष्ट्र, राज्य तथा देश। तथापि हमें याद रखना होगा कि राष्ट्र तथा राज्य में अवधारणात्मक अंतर है। राज्य की प्रकृति चाहे कैसी भी हो, इसका सामान्यतः अन्य राज्यों से संबंध रहते ही हैं। ये विदेशी संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जाने जाते हैं। एक देश के अन्य देशों से संबंध उसकी विदेश नीति से निश्चित होते हैं। विदेश नीति का देश की कूटनीति से निकट संबंध है। देश की विदेश नीति को इसकी घरेलू या आंतरिक नीति से अलग देखा जाता है। इस प्रकार स्वास्थ्य या प्राथमिक शिक्षा के लिए देश की नीति इसकी आंतरिक या घरेलू नीति का भाग है। लेकिन एक देश किसी दूसरे के साथ सैनिक व्यवस्था से जुड़ेगा या नहीं, यह उसकी विदेश नीति के द्वारा तय किया जाएगा। तथापि देश की घरेलू और विदेशी नीतियों के बीच अंतर्निर्भरता रहती है। इन प्रारंभिक बातों के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता ऐसा विषय है जिस पर दार्शनिक, इतिहासकार तथा राजनीतिक विचारक प्राचीन काल से चर्चा करते आए हैं। मानव का इतिहास रक्त रंजित रहा है। इसमें युद्ध, आक्रमण, नरसंहार तथा लूट मार रहे हैं। युद्ध पाशविक तथा घृणित, अक्सर बर्बर हत्याओं के रहे हैं। वे मानव इतिहास के केंद्र में रहे हैं तथा पराजित देशों में जबरन सामाजिक परिवर्तन लाए हैं। उन्होंने ही प्राचीन काल के मानवीय व विचारशील विद्वानों को नैतिकता के बारे में सोचने के लिए विवश किया, जिन्हें आदर्श रूप से राष्ट्रों के बीच संबंधों को मार्ग निर्देशित करना चाहिए। एक विषय के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आती है, जो उन शक्तियों का अध्ययन है जो राष्ट्रों के एक दूसरे के प्रति आचरण का निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन इतिहास या और अधिक सिद्धांत रूप में राजनीति शास्त्र के भाग के रूप में किया जा सकता है। अनेक लेखक अपने अध्ययनों में सैद्धांतिक व ऐतिहासिक सोचों को मिला देते हैं। नीति शास्त्र के अनुशासन से प्राप्त पूरी जानकारी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अध्ययन में किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। एक परिदृश्य में सादे तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान रहता है। राष्ट्र एक दूसरे के साथ वास्तव में किस प्रकार व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहार के पीछे प्रेरणाएं क्या रहती हैं। दूसरे में व्यक्ति राष्ट्रों के प्रति व्यवहार के प्रकारों का उल्लेख करने हेतु आदर्शक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर सकता है। अंत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सरकारों को यह सलाह देने के लिए किया जा सकता है कि वे विदेशी संबंधों को किस प्रकार राष्ट्रीय हितों में सर्वोच्च ढंग से चला सकते हैं। हर प्रकार से नैतिक पहलू इन विभिन्न सोचों विचारों में शामिल हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त इन सभी अध्ययनों में लेखकगण अनेक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। अध्याय में लिए गए विषय। इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषय पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से उनका संबंध। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के संघटक। युद्ध के संदर्भ में नैतिकता। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के नैतिक पहलू। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के नैतिक आयाम। भारत की विदेश नीति के नैतिक आधार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य सिद्धांत हैं यथार्थवाद, आदर्शवाद और उनके भिन्नक तथा अन्य मतों से प्राप्त विचार समूह। सर्वाधिक प्रमुख सिद्धांत हैं यथार्थवाद तथा आदर्शवाद। इन दोनों का दीर्घ इतिहास है। 9 यथार्थवाद एवं 9 उदारवाद 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हो गए हैं। आधुनिकतावादेतर एवं नारी आंदोलन के सिद्धांतों ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ सिद्धांतों को प्रभावित किया है। यथार्थवाद एक प्राचीन सिद्धांत है। इसकी वंश परंपरा थुचिदिदेस, मैकियावेली तथा हॉब्स तक पहुंचती है। थुचिदिदेस 460 से 411 बीसी ने पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास लिखा। एक युद्ध जो 431 से 404 बीसी तक एथेंस तथा स्पार्टा ने लड़ा। थुचिदिदेस ने यथार्थवाद की सामान्य विषय वस्तु को स्पर्श किया है। एथेंस वाले आत्महित को नैतिकता से अधिक प्राथमिकता देने की पुष्टि करते हैं। उनका कहना है कि सही और गलत के विचार लोगों को बेहतर शक्ति द्वारा प्रदत्त विवर्धन से प्राप्त अवसरों से मुंह नहीं मोड़ने देते हैं। इतिहास में यथार्थवाद एवं आदर्शवाद के हिमायतियों के बीच हुए वार्तालाप दिए गए हैं। थुचिदिदेस दोनों में से किसी भी पक्ष का समर्थन बिना सावधानी के नहीं करता है। वह दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निष्कपट यानी कि भोले सपने देखने तथा अन्य हानिकारक अतियों, अनियंत्रित व्यंग्य के प्रति सावधान रहने की चेतावनी देता है। एक शासक को बाहरी शत्रुओं से होने वाले खतरों का वास्तविक आकलन करना चाहिए और रक्षा के उपाय करने चाहिए। उसे अन्य शासकों की सद्भावनाओं पर यूं ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। साथ ही शासक को अच्छे व्यवहार का पालन करना चाहिए। उसे कमज़ोर राज्यों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने राज्य में नहीं मिला लेना चाहिए। नैतिक परंपरा के आलोचक। आदर्शवाद राजनीति में नैतिक दृष्टिकोण की या क्या होना चाहिए की वकालत करता है। प्लेटो, अरस्तु और सिसेरो ये सभी राजनीतिक आदर्शवादी थे।
का मानना है कि कुछ सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं जिन्हें राजनीतिक जीवन का आधार बनाया जा सकता है। इस विचार का समर्थन ईसाईयत करती है। इस विचार का समर्थन ईसाईयत करती है। मैकियावेली के समय में राजनीतिक विचारकों का विश्वास था कि राज्यों के बीच संबंधों सहित राजनीति सद्गुण संपन्न होनी चाहिए और यह कि युद्ध भी नैतिक मानकों के अधीन होने चाहिए। द प्रिंस में मैकियावेली कल्पना वाले के स्थान पर मामले के प्रभावशील सत्य को खोजता है। आधुनिक शब्दों में शासकों को कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है और सपनों के पीछे भागने से बचना पड़ता है। वह लोगों व देशों दोनों को संपन्न व सुदृढ़ ताकतवर बनाने के लिए व्यवहारिक आदेश बनाए हैं। मैकियावेलीवाद राजनीतिक यथार्थवाद का अतिवादी प्रकार है। यह राजनीति में नैतिकता की प्रासंगिकता को नकारता है और कहता है कि विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी साधन नैतिक हों या अनैतिक उचित है। यह उद्देश्य का सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि शासकों को वही करना चाहिए जो राज्य देश के लिए अच्छा हो, नैतिक संकोच या मानदंड को नहीं। 19वीं शताब्दी में हीगल तथा त्रात्स्की ने मैकियावेली के यथार्थवाद को और आगे अतियों तक बढ़ा दिया एवं इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में से जोड़ दिया। हीगल के इस कथन की राज्य के लिए अपने आप को बनाए रखने से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है से अन्य राज्यों की तुलना में अपने हितों और लाभों को बढ़ाने के लिए नैतिक मंजूरी मिल गई। त्रात्स्की के लिए राज्य शक्ति था, इसे समकक्ष स्वतंत्र शक्तियों के सामने स्वयं को अपने अधिकार पर दृढ़ रहने वाला होना चाहिए तथा उसका सर्वोच्च कर्तव्य अपनी शक्ति को बनाए रखना होना चाहिए। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय करारों का पालन तब ही करना चाहिए जब ऐसा करना अनिवार्य हो। ये विचार राजनीति के प्रति नैतिक सोच के विपरीत यथार्थ राजनीति या एक निर्दयी यथार्थवादी एवं अवसरवादी का भाग है। यथार्थ राजनीति एक राष्ट्रीय नीति है जिसका एकमात्र सिद्धांत राष्ट्रीय हित को बढ़ाना है। परंपरागत नैतिकता को नकार दिया गया तथा शक्ति राजनीति को उच्चतर या नैतिकता के भिन्न प्रकार से जोड़ा गया। आधुनिक यथार्थवाद विचारकों के अनुसार सम्मिलित नियम निर्माण तथा लागू करने के प्राधिकरण के न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र अनिवार्यतः एक स्वयं सेवा प्रणाली है। प्रत्येक राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, अपने हितों को निश्चित करना है और शक्ति का अनुसरण करना है। अराजकता, जिसका यहाँ अर्थ ऐसे प्रभावी निकाय के न होने से है जो प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के आचरण को विनियमित कर सकता है, ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसमें मुख्यतः शक्ति ही अंतर्राज्य संबंधों को शक्ल देती है। यथार्थवादियों के लिए राष्ट्र की दुनिया अराजकता वाली है तथा सुरक्षा किसी भी राज्य का दमनकारी ध्येय है। इस प्रयोग के लिए राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं एवं संभावित हमलों को टालने के प्रयोजन के लिए शक्ति संतुलन में लगे रहते हैं।
युद्ध प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों को सत्य दृष्टि से बलशाली होने से रोकने के लिए लड़े जाते हैं। यह शक्ति के संतुलन की प्रसिद्ध अवधारणा है। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की प्रासंगिकता पर संदेह करते हैं। इससे सामान्यतः वे अग्रलिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता एवं राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सफल रूप से चलाना परस्पर विरोधी है। राज्यों की नैतिकता रिवाजों वाली नैतिकता से भिन्न है तथा नैतिकता यदि कोई है तो केवल राज्यों के आचरण को सही ठहराने में सहायक है। यथार्थवाद का सिद्धांत घरेलू राजनीति पर भी लागू किया जा सकता है। घरेलू क्षेत्र में यथार्थवाद राजनीति को सामान्यतः हितों के टकराव तथा शक्ति के लिए संघर्ष के तौर पर मानता है तथा नैतिकीकरण के स्थान पर सामान्य समूहों एवं निजी हितों को मानने का प्रयास कर शांति चाहता है। राजनीतिक विचारक विवरणात्मक व आदेशात्मक यथार्थवाद के बीच अंतर करते हैं। विवरणात्मक यथार्थवाद का मानना है कि वास्तविक दुनिया में राज्य नैतिकता से व्यवहार नहीं करते, या तो उनमें नैतिक प्रेरणा की कमी होती है या वे प्रतिस्पर्धी संघर्ष के कारण नैतिकता के साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद पर केंद्रित नैतिक बातचीत शुद्ध है, नैतिक हो सकती यदि वे हिंसक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र अखाड़े में बना रहना चाहते हैं और वे अपने नागरिकों की सेवा करना तथा रक्षा करना चाहते हैं। उनके प्रतिरक्षात्मक कार्यों एवं क्रूर पर्यावरण जिसमें वे निर्वाह करते हैं के रहते हुए नैतिकता तो राष्ट्रों के राडार स्क्रीन पर हो ही नहीं सकती। कुछ लेखक अत्यधिक यथार्थवाद का विरोध करते हैं तथा आग्रह करते हैं कि राज्य नैतिकताओं का मूल्य समझते हैं, यद्यपि वे अक्सर उनका उल्लंघन करते हो। इस विचार का समर्थन करने के लिए दो कारण दिए जाते हैं। लोग राज्य बनाते हैं और यह भी इच्छा करते हैं कि राज्य शालीनता से व्यवहार करें। यह समुदाय तथा न्याय के गहन बोध का एक भाग है। शक्ति का अनुसरण करने के अर्थों में राज्यों के व्यवहार की आवश्यकता बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है तथा शब्दाडंबरिक है। यह विदेश नीति के उन विकल्पों के तथ्यों की अनदेखी कर देती है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के पास होते हैं। सामान्य समय में राज्य करो या मरो जैसे निराशाजनक संघर्षों में नहीं फंसते। शांत व तर्कपूर्ण वार्ताओं से अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। आदेशात्मक यथार्थवाद का कहना है कि राज्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय आचरण में विवेकशील होना चाहिए। राज्यों को सदाचार निरपेक्ष होना चाहिए। उन्हें न तो कठोर नैतिक से या अनैतिक आचरण से बंधा होना चाहिए। विवेकशील का तकाजा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चुस्त आत्मसम्मान की नीति पर डटा रहे। एक चुस्त राज्य उस समय नैतिकता की अनदेखी कर देगा जब वह इस सोच में होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या किया जाए। यदि यह अधिक नैतिक है तो अन्य निर्दयी राज्य इसका शोषण करेंगे। सज्जन लोग सबसे पीछे रह जाते हैं। एक आपसे अधिक पवित्र सोच वाले राज्य
भिन्न मूल्यों के साथ अन्य समुदायों को नाराज करेंगे। इस सोच को इस प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है: राष्ट्रीय हितों के संतुलित कलन पर बने रहना एवं नैतिकता को इस से अलग रखना ही अच्छा है। आदर्शवाद आदर्शवाद को ऐसी भावना बताया जा सकता है जो किसी व्यक्ति या समूह को अपने आसपास में व्याप्त मानकों की तुलना में उदात्त नैतिक मानक अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद को उन प्रचलनों में ढूंढा जा सकता है जो प्राचीन काल में शासकों के बीच संबंधों को अनुशासित करते थे। एक क्षेत्र जिसमें प्रचलन कार्य करता था युद्ध का था। समय बीतने के साथ वे मानदंड बन गए जो युद्ध के आचरण को युद्धबंदियों के साथ किए जाने वाले तथा हारे हुए आत्मसमर्पण करने वालों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को विनियमित करते थे। चूँकि युद्धों का संचालन ऊंचे लोगों द्वारा किया जाता था जिनके अक्सर परिवार हुआ करते थे, अतः उनका रुझान दया भाव वाला होता था। नैतिक विचारक युद्धों में अनियंत्रित क्रूरता की निंदा करते थे। नैतिक सिद्धांतों के पालन के अर्थों में आदर्शवाद उन संधियों के लिए भी प्रासंगिक हो गया जिनसे युद्ध समाप्त हो जाते थे या दो शासकों के बीच कारनामे हो जाते थे। संधियों में सद्भावना के सिद्धांत, पारस्परिकता तथा शब्द एवं अर्थों में करारनामों का पालन शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कारनामों को मान देना तथा युद्धों को समझौतों का पालन करना नैतिक सिद्धांतों के मामले हो गए। किसी भी राष्ट्र को अनुचित लाभ लेने के लिए इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इमैनुअल कांट उनमें से हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नैतिकताओं में आदर्शवाद की अनेक आधुनिक मूल विषय का पूर्व ज्ञान कर लिया था। कांट की निम्नलिखित टिप्पणियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है: कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करेगा। देश को सामंती मालिक तथा मातहतों जागीरदारी के सिद्धांतों के अनुसार बांटना घातक होगा। युद्ध के दौरान कोई भी देश विरोध के ऐसे कार्यों की अनुमति नहीं देगा जिनसे बाद में होने वाली शांति में विश्वास असंभव हो जाए। सरकारों को सेना तथा हथियारों पर खर्चों को कम करना चाहिए। अस्थायी सेनाएं समय के साथ उन्मूलित हो जाएंगी। डॉक्टर हबीब व्याचेस्लेव दसीचेव द्वारा लिखित इमैनुअल कांट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ मॉडर्न टाइम्स दार्शनिकों द्वारा व्यक्त ऐसे मनोभावों का विरोध न करते हुए यूरोपियन कूटनीति के चलनों में आदर्शवादी विचारों की ज़्यादातर उपेक्षा की गई है। बड़ी ताकतें तो नंगी ताकतों की राजनीति करती हैं। प्रमुख यूरोपियन ताकतें यथा ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और इंग्लैंड यूरोप में संतुलन बनाए रखने के जटिल खेल में लगे हैं। इरादा किसी भी राष्ट्र को प्रबल प्रधान शक्ति न बनने देने का था। इस नीति के कारण बार बार युद्ध हुए हैं। हमें 19वीं शताब्दी के मोड़ तोड़ों की खोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदर्शवाद की यह कमी ही है जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ। युद्ध से भयानक हानि हुई तथा इसमें ने पश्चिमी नैतिकता एवं सांस्कृतिक आदर्शों में विश्वास को तहस नहस कर दिया।
इसके कारण आदर्शवाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आगे आ गया। जैसा कि हम देखेंगे, 2 विश्व युद्धों की अवधि के दौरान वुडरो विल्सन के प्रयासों के विफल हो जाने के बाद यथार्थवाद का पुनर्जन्म हुआ। 1920 तथा 1030 के वर्षों के आदर्शवादी, उदार, अंतर्राष्ट्रीयवादी, राष्ट्रीयतावादी या आदर्श राज्यवादियों के तौर पर भी जाने जाते हैं। आदर्शवादियों के मुख्य विचार निम्नलिखित थे: शांति को सुनिश्चित करना तथा एक अन्य विश्व युद्ध से बचना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्पित अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रणाली बनाना। युद्धों को अपूर्ण सामाजिक दशाओं तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के परिणामों के तौर पर देखना, मानव की अहमवादी प्रकृति के परिणाम के तौर पर नहीं। ऐसे समान हितों पर ध्यान संकेंद्रित करना जो मानवता को एकजुट कर सकें एवं राष्ट्रों, देशों व लोगों के बीच टकराव की किसी भी अपरिहार्यता को अस्वीकार कर दें। मानव बुद्धि, संगतता तथा नैतिकता की अपील करना। आदर्शवादियों के प्रयासों के फलस्वरूप 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई तथा केलोग-ब्रियांड संधि 1928 में हुई, जिसमें युद्ध को गैर कानूनी एवं विवादों का शांतिपूर्ण निपटारे की व्यवस्था थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन उस समय के प्रमुख आदर्शवादी थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14 बिंदुओं का कार्यक्रम भी घोषित किया था, लेकिन अंततः अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता नहीं ली। जापान और जर्मनी ने इसे छोड़ दिया और यह दूसरे विश्व युद्ध का होना नहीं रोक सकी। इन घटनाओं ने विद्वान विचारकों एवं व्यवहारिक कार्यरत कूटनीतिज्ञों दोनों के आदर्शवाद में विश्वास को तोड़ दिया। तथापि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में स्थापित यूनाइटेड नेशंस आदर्शवाद का ही परिणाम है। लेकिन उसके बाद अमेरिका तथा रूस के बीच शीत युद्ध के कारण युद्ध की बाद की अवधि के आरंभिक वर्षों में राजनीतिक सोच में यथार्थवाद प्रभावशाली हो गया। इस समय के संस्थापित यथार्थवादियों में हैंस मोर्गनथाउ तथा जॉर्ज केन्नान शामिल थे। यद्यपि पहले हम युद्ध की अवधि में आदर्शवाद के प्रति यथार्थवाद की प्रतिक्रिया पर विचार करेंगे। आदर्श राज्यवादी आदर्शवाद को E.H. कार की चुनौती। अपनी रचना द 20 ईयर्स क्राइसिस में E.H. कार ने आदर्शवाद पर हमला किया है। वह आदर्शवाद के मुख्य गुणों को इस प्रकार बताता है: तर्क में आस्था, प्रगति में विश्वास, नैतिक ईमानदारी की भावना तथा हितों के सामंजस्य के आधार में विश्वास। कार आदर्शवाद के नैतिक सार्वभौमिकरण तथा हितों के सामंजस्य के विश्वासों पर आपत्ति यानी कि विवाद करता है। कार का कहना है कि नीतियों को जांचने वाले मानक परिस्थितियों तथा हितों के उत्पाद हैं, जिन्हें कोई राष्ट्र नैतिक सिद्धांत मानता है। वे हमेशा ही उसके हितों से तय होते हैं। अतः ये सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। जैसा कि आदर्शवादियों का दावा है, नीतियां सार्वभौमिक मानदंडों पर आधारित व हितबद्ध पक्षों के हितों से स्वतंत्र नहीं हैं। कार यह भी कहता है कि हित सर्वोच्च मान लिए गए सिद्धांतों या सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का आधार होते हैं।
न तो सार्वभौमिक मूल्य होते हैं, न सार्वभौमिक हित। जो लोग सार्वभौमिक हितों की बात करते हैं, वास्तव में वे अपने स्वयं के हितों में काम करते हैं। उनका सोचना है कि जो उनके लिए सर्वोत्तम है वह प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम है। वे अपने हितों को व्यापक तौर पर सार्वभौमिक हितों के साथ देखते हैं। काय का कहना है कि हितों के सामंजस्य की आदर्शवादी अवधारणा में यह पहले ही मान लिया जाता है कि मानव बौद्धिक रूप से मान सकता है कि उनके कुछ हित समान हैं और इसलिए उनमें सहकार संभव है। कार हितों के टकराव की सच्चाई वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाता है। यह संसार विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के विशिष्ट हितों के कारण बटा हुआ है। ऐसे वातावरण में व्यवस्था शक्ति का पर आधारित है, नैतिकता पर नहीं, और भी नैतिकता स्वयं में ही शक्ति का उत्पाद है और उस विधि प्रणाली में स्थापित उसे अवपीड़क ताकतें लागू करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समूहों के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले दबंग राष्ट्र अन्य देशों पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानदंड थोपते हैं। कार शांति, सामाजिक न्याय, संपन्नता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं इसी प्रकार के सार्वभौमिक मूल्यों पर विचार करता है जिनकी आदर्शवादी यथास्थिति राष्ट्रों के तौर पर वकालत करते हैं। वे ताकतें जो यथास्थिति से संतुष्ट हैं, स्थापित व्यवस्था को उचित न्यायसंगत मानते हैं और इसलिए शांति का उपदेश देते हैं। दूसरी ओर असंतुष्ट ताकतें उन्हें व्यवस्थाओं को अनुचित मानती है और इसलिए युद्ध की तैयारियां करती है। अतः शांति प्राप्त करने का मार्ग, यदि इसे सरलता से लागू नहीं किया जा सकता, तो असंतुष्ट ताकतों को संतुष्ट करना ही है। तथापि कार्य मानता है कि विशुद्ध राष्ट्र यथार्थवाद से शक्ति के लिए नग्न संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, जो किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समाज को असंभव बना देता है। सुविधा संपन्न व सुविधाहीन दोनों ही प्रकार के अनेक मानवों में शांति, व्यवस्था, वैभव और न्याय के लिए गहरी इच्छा है। आदर्शवादी असफल रहते हैं यदि वे अपनी कोशिशों में शक्ति की वास्तविकता पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, किंतु विशुद्ध यथार्थवाद की दुनिया में जहाँ सभी मूल्य हितों से जुड़े हुए हैं कि वे शक्ति के खेल के अलावा से अधिक कुछ नहीं रह जाता और यह असहनीय है। इसे मोर्जेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत हैंस जे मोर्जेनथाउ एक अन्य प्रसिद्ध लेखक हैं जिसने यथार्थवाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सिद्धांत बनाए। वह शक्ति के लिए अदम्य इच्छा प्रधानता की इच्छा को टकराव के प्रमुख कारक के रूप में मानता है। वह अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतियों के समान शक्ति के लिए संघर्ष है। मोर्जेनथाउ यह दिखाने के लिए कि यथार्थवाद किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आधार है, 6 सिद्धांतों का प्रयोग करता है। पहला, यथार्थवाद अपरिवर्तित मानव प्रकृति के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित है। वह यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में एवं राजनीति कला या विदेश नीति के साधन में स्वीकार करते हैं। उसके यथार्थवाद के सिद्धांत में दूसरा शक्ति की अवधारणा या शक्ति के तौर पर परिभाषित हित की अवधारणा है।
राजनीतिक नेता शक्ति को हित मानते हुए उसके बारे में सोचते एवं कार्य करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बुद्धिपरक परिदृश्य प्रदान करता है। यह अलग अलग राजनेताओं के उत्प्रेरकों, प्राथमिकताओं और बौद्धिक गुणों से विच्छिन्न वस्तुपरक विश्लेषण हेतु आधार का काम करता है। तीसरे सिद्धांत में मोरजेनथाउ बताता है कि शक्ति के तौर पर बताए गए हित राजनीति के कार्य चालन सिद्धांत हैं। यह समय एवं परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां इसके तत्वों और उनके प्रयोग को तय करती हैं। चौथा सिद्धांत यथार्थवाद तथा नैतिकता के बीच संबंध है, विशेष रूप से टकराव के बारे में है। मोरजेनथाउ का कहना है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को अपने सामान्य सार्वभौमिक रूप में राज्यों के कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता, किंतु उन्हें समय एवं स्थान की ठोस परिस्थितियों में से गुजारना चाहिए। ये सिद्धांत विवेकशील होने ही चाहिए। विवेकशीलता के बिना कोई राजनीतिक नैतिकता नहीं हो सकती, अर्थात नैतिक से लगने वाले कार्यों के राजनीतिक परिणामों के विचारों के बिना। पांचवा सिद्धांत है कि राजनीतिक कार्य का मार्गदर्शन विवेकशीलता द्वारा होना चाहिए, न कि व्यक्ति की अपनी नैतिकता या सैद्धांतिक श्रेष्ठता की धारणा से। अपने स्वयं को मिलाकर राज्य के सभी पात्रों को ऐसी राजनीतिक हस्तियों के तौर पर देखा जाना चाहिए जो शक्ति के अर्थों में परिभाषित अपने अपने हितों को साधने में लगे हैं। जो राज्य अन्य राष्ट्रों को इस तरह से देखता है वह सैद्धांतिक टकराव से बचेगा और ऐसी नीतियों को चला सकेगा जो अपने समय के हितों को बचाते और बढ़ाते हुए अन्य राज्यों के हितों का उपयुक्तता कारक होगी। अंत में मोरजेनथाउ कहता है कि शक्ति या राष्ट्रीय हित नैतिकता के अधीन नहीं हो सकते, तथापि नैतिकता अभी भी राजनीति के लिए प्रासंगिक है। एक व्यक्ति जो और कुछ नहीं केवल राजनीतिक व्यक्ति था, एक पशु ही होगा, क्योंकि वह नैतिक नियंत्रणों से पूर्णतः विहीन होगा। एक व्यक्ति जो और कुछ नहीं बल्कि नैतिक व्यक्ति है, एक मूर्ख होगा, क्योंकि वह पूर्णतः विवेकहीन होगा। राजनीतिक कला में शक्ति तथा नैतिकता के सूक्ष्म संतुलन की जरूरत है। संक्षिप्त रूप में शक्ति या हित राजनीति को अध्ययन के लिए स्वतंत्र क्षेत्र बना देते हैं। राज्य के बुद्धिपरक पात्र अपने राष्ट्रीय हितों का अनुसरण करते हैं। यह आधार वाक्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बुद्धिपरक सिद्धांत का आधार हो सकता है। ऐसा सिद्धांत अलग अलग राजनेताओं की नैतिकता, धार्मिक विश्वासों, प्रेरणाओं, सैद्धांतिक प्राथमिकताओं को अप्रासंगिक मानकर उनकी उपेक्षा करता है। इसका अर्थ है कि राज्यों को नैतिक जिहाद या सैद्धांतिक टकराव से बचना चाहिए और केवल अपने आपसी हितों की संतुष्टि के आधार पर समझौते की कोशिश करनी चाहिए। यही वह रास्ता यानी कि उपाय है जिससे टकराव विवादों से बचा जा सकता है। मोरजेनथाउ के यथार्थवाद की प्रायः निम्नलिखित आलोचना की जाती है। यह मान लेना कि हर व्यक्ति शक्ति पाने की लगातार इच्छा से संचालित होता है संदेहास्पद है। मानव लोग कभी ही शक्ति की खोज में एकल विचार वाले होते हैं। उन पर विभिन्न ध्येयों व परिवार की परंपराओं तथा शिक्षा में उनमें उत्पन्न विश्वासों से प्रभावित होते हैं। मोरजेनथाउ
ने अपने सिद्धांत में एक आदर्शक या नैतिक सिद्धांत को जोड़ दिया। वह एक तर्क संगत विदेशी नीति को एक अच्छी विदेश नीति होना मानता है। उसके लिए तर्क संगतता सभी वैकल्पिक नीतियों की लागतों व लाभों का हिसाब लगाने में तथा उसे चुनने में है जो राष्ट्रीय शक्ति को अधिकतम करता है। विदेश नीति की असफलता तब होती है जब राजनेता जोखिमों को न्यूनतम एवं लाभों को अधिकतम करते हुए लक्षित तर्क संगत मार्ग से भटक जाते हैं। उनके आलोचकों का कहना है कि यह मानवीय मामलों की वास्तविक स्थिति से बिल्कुल भिन्न सैद्धांतिकरण किया गया है। यह सच हो सकता है कि कभी कभी राजनेता भी तर्कहीन व्यवहार करते हैं, किंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विदेश नीति अनिवार्यतः शांत तत्कालीन आकलन शांत तर्कसंगत आकलन का पर आधारित होना चाहिए। मोरजेंथाउ की यथार्थवाद की मूलभूत अवधारणा शक्ति अस्पष्ट है। यह राजनीति में या तो एक साधन या एक अंत हो सकता है, किंतु यदि शक्ति केवल कुछ और ही पाने का साधन है तो यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वतंत्रता को उस तरह से स्पष्ट नहीं करती जैसे मोरजेंथाउ दावा करता है। यह हमें राज्यों के कार्यों को उनके राजनीतिक नेताओं की प्रेरणाओं व सैद्धांतिक प्राथमिकताओं से मुक्त होकर समझने नहीं देता। यह राजनीति को एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर परिभाषित करने हेतु आधार नहीं बन सकता। मोरजेंथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत इस प्रकार संदिग्ध हैं। व्यापक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। नौ यथार्थवाद केन्नेथ वाल्ट जी की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली न्यू रियलिज्म। केन्नेथ एन वाल्ट ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद को पुनः परिभाषित किया। उनके यथार्थवाद के इस रूप को संरचनात्मक यथार्थवाद या नौ यथार्थवाद कहते हैं। वाल्ट ने मानव प्रकृति एवं शक्ति के लिए संघर्ष पर मोरजेंथाउ के चिंतन को त्याग दिया। उनका तर्क था कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बने रहने के प्रयास उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार फर्म अर्थव्यवस्था में बने रहने का करती है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य के कार्यों के वातावरण या उनकी प्रणालियों की संरचना इस तथ्य द्वारा निश्चित होती है कि कुछ राज्य अल्प समय में प्राप्ति योग्य लक्ष्यों पर बने रहने का प्राथमिकता देते हैं और वे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित कुशलता से कार्य करते हैं। वाल्ट के अनुसार संस्थापित यथार्थवादी और आदर्शवादी अलग अलग राज्यों तथा आदर्शक नैतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर ध्यान संकेंद्रित करने में एक जैसी गलती करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अकेले रूप में इसे उस सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से अलग कर नहीं देख पाते हैं जो इसे अस्पष्ट कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के मुख्य निर्धारकों को इसे भटकाने वाली पृष्ठभूमि के बिना पर ही समझा जाता है। वाल्ट का नौ यथार्थवादी सिद्धांत एक सीमित प्रयोजन को ही पूरा करता है। इससे घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बनाने में मदद नहीं मिलती।
उसका ये सिद्धांत केवल यही स्पष्ट करने में मदद करता है कि राज्य भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी सरकारों तथा अनेकता वाली राजनैतिक विचारकियों के बावजूद एक ही प्रकार से व्यवहार क्यों करते हैं। उनकी आदर्शवादिताएं भिन्न होती हैं और उनकी उनकी आत्मनिर्भरता के बढ़ते जाने के बावजूद राष्ट्रीय संबंधों को समग्र स्थिति में कोई परिवर्तन का संभावना नहीं दिखेगी।